नमस्कार। लिटरेचर के विद्यार्थी हैं तो आपने देखा होगा कि प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लव आप लिटरेचर में देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अलग अलग फेजेस दिखाए हैं प्रेम के। आपने मेरे साथ पोर्फिरियाज लवर पढ़ी थी पोएम, उसमें एक लवर है जो खुद ही मर्डर करता है अपनी प्रेमिका का। आपने लास्ट डचेस पढ़ी थी मेरे साथ और उसमें एक ड्यूक है जो अपनी पत्नी को इतना कंट्रोल करता है कि बेचारी वो भी मर जाती है। लास्ट राइड टुगेदर में एक प्रेम आपने देखा था कि वहाँ प्रेमिका की शादी होने वाली है, लेकिन जो उसका प्रेमी है उसको अभी भी उम्मीद है वो, क्योंकि लास्ट राइड टुगेदर जा रहे हैं, यानी एक बार अंतिम बार घुड़सवारी के लिए जा रहे हैं और उसे उम्मीद है कि शायद आज की रात इस संसार की आखिरी रात हो, दुनिया आज ही ख़त्म हो जाए तो ये जो मेरी प्रेमिका है हमेशा के लिए मेरी हो जाए। तो और भी बहुत सारे मैंने पोएम्स अपलोड की हैं जहां आपने अलग अलग तरीके का प्रेम देखा होगा। आज की ये जो पोएम है ये भी एक अलग तरीके के प्रेम को दर्शाती है। एक 48 साल के यानी 48 ईयर्स ओल्ड आदमी का प्यार एक 16 ईयर्स ओल्ड लड़की के लिए। तो आपने एक दो फिल्में देखी होंगी, जैसे चीनी कम थी तो वो उसमें ऐसा केस आपने देखा था। दूसरी वो निशब्द मूवी थी जो और दोनों में ही रोल ये अमिताभ बच्चन ने निभाया था। तो यहाँ पर डेथ होती है, हालांकि यहाँ पर जो प्रेमी है वो जिम्मेदार नहीं है अपनी प्रेमिका की मृत्यु के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहा है। और ये भी उम्मीद से भरी हुई पोएम है, जैसे कि लास्ट राइड टुगेदर थी। वहाँ जैसे प्रेमी को उम्मीद थी कि हो सकता है ये आखिरी रात हो दुनिया की और हमेशा के लिए प्रेमिका मेरी हो जाए, यहाँ भी इस प्रेमी को उम्मीद है कि इस जन्म में तो नहीं मिल सके, लेकिन आने वाले किसी न किसी जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। अब इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पोएम के बारे में आपको बता दूं, इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस पोएम फर्स्ट अपीयर्ड, ये कविता पहली बार पब्लिश हुई, दिखाई दी इन मैन एंड वुमेन। एक कलेक्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग का मैन एंड वुमेन नाम से, 1855। बट सब्सिक्वेंटली इट वॉज क्लास्ड विद द ड्रामेटिक लिरिक्स, लेकिन बाद में इट वॉज क्लास, इसको वर्गीकृत किया गया विद द ड्रामेटिक लिरिक्स। ये जो दूसरा कलेक्शन है इसमें वेयर इट वॉज बेस्ड, ये वेयर की जगह यहाँ वेदर होना चाहिए। वेदर का मतलब कि क्या, वेयर का मतलब तो कहाँ होता है, लेकिन उससे यहाँ सेंस नहीं बन रहा। वेदर के क्या, इट वॉज बेस्ड, ये आधारित थी अपॉन एन एक्चुअल इवेंट, एक वास्तविक घटना पर, हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, ये स्थापित नहीं हुआ है, यानी ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई एक्चुअल इंसिडेंट ऐसी हुई थी जिस पर ये पोएम बेस्ड है। द थीम ऑफ द पोएम, जो थीम है इस कविता की, इज द डेथ, वो है मृत्यु, ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल, एक युवा और खूबसूरत लड़की की। एनी प्रीमेच्योर डेथ, कोई भी जो प्रीमेच्योर माने समय से पहले मौत होती है, इज अ ट्रेजिक अकरेंस, ट्रेजिक माने दुखद, अकरेंस माने घटना होती है। बट लेकिन इट बिकम्स इवन मोर पोइग्नेंट, लेकिन ये और भी ज़्यादा दुखद हो जाती है व्हेन, जब द लवर ऑफ द डेड गर्ल, मरी हुई लड़की का प्रेमी, इज मेड टू एक्सप्रेस, उससे एक्सप्रेस करवाया जाता है, अभिव्यक्त करवाया जाता है हिज थॉट्स, उसके विचार, ऑन द अकेजन, इस अवसर पर, जब को व्यक्ति अभिव्यक्त करता है प्रेमी, तो ये और ज़्यादा दुखद हो जाती है। द पोएम शोज, ये कविता दिखाती है ब्राउनिंग्स इंटरेस्ट, ब्राउनिंग की रुचि, इन द डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत में, ऑफ इलेक्टिव एफिनिटीज़, तो ये एक सिद्धांत है इलेक्टिव एफिनिटीज़ का। ये कई फील्ड्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में यूज़ होता है, सोशियोलॉजी में यूज़ होता है, लिटरेचर में यूज़ होता है। तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, किसी को रिपेल करते हैं। और जैसे नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉर्थ को रिपेल करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। वैसे ही कुछ इंसान इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो नेचुरली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं न चाहते हुए भी। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्टिव एफिनिटीज़। इट्स फिलॉसफी ऑफ लव इज़ परहैप्स द रीज़न, तो ये जो प्रेम का सिद्धांत है संभवतः वो वजह है, फॉर इट्स प्लेस, यानी जो इसको स्थान मिला हुआ है, इन पॉपुलर एस्टिमेशन, पॉपुलर माने लोकप्रिय, एस्टिमेशन माने सम्मान,
अमंग द मोस्ट एडमायर्ड जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है ऑफ ब्राउनिंग्स पोइम्स, ब्राउनिंग की कविताओं में। तो ये जो सिद्धांत यहाँ दिखाया गया है ये एक वजह है जिसकी वजह से कि ब्राउनिंग की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविताओं में एवलिन होप जो कविता है वो शामिल है। ये यहाँ नीचे दे भी रखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्टिव एफिनिटीज, द बिलीफ यानी विश्वास दैट के एज सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जैसे कि कुछ निश्चित रासायनिक पदार्थ आर अट्रैक्टेड आकर्षित होते हैं टू ईच अदर एक दूसरे के प्रति, सो इसी प्रकार सर्टेन मैन एंड वेमेन कुछ मतलब आदमी और औरत महिला पुरुष आर इनेविटेबली अवश्यम भावी रूप से न चाहते हुए भी एंड इमीडिएटली और तुरंत ड्रॉन खिंचे चले जाते हैं टू ईच अदर एक दूसरे के प्रति बाय लव प्रेम से। तो अपने आप एक दूसरे को देखे, जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो वो उनके अंदर पैदा हो जाता है। हालांकि ये जो होना चाहिए वो तो हम उम्र लोगों के बीच में होना चाहिए, यानी 16 ईयर्स की अगर ये लड़की है तो 16 ईयर्स का ही लड़का भी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 17 ईयर्स का हो, 18 ईयर्स का हो। लेकिन एक 48 ईयर्स के आदमी के मन में 16 ईयर्स की लड़की के लिए प्रेम उत्पन्न होना ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना, एक्सेप्टेबल नहीं लगता। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, महिलाओं के मामले में तो नहीं ही मिलते है ना, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अपने पुत्र दिखाई देते हैं, बेटे दिखाई देते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, चलिए हमें तो पोएम पढ़नी है। तो ये देखिए पहला स्टेंजा, ब्यूटिफुल एवलिन होप इज डेड, सिट एंड वॉच बाय हर साइड एन आवर, दैट इज हर बुक शेल्फ, दिस हर बेड, शी प्लग्ड दैट पीस ऑफ जेरेनियम फ्लावर। चलिए 4 लाइन्स ही देख लें पहले। तो ब्यूटीफुल खूबसूरत एवलिन होप इज़ डेड, वो जा चुकी है, इस दुनिया से मर चुकी है। सिट बैठो, एंड वॉच और देखो, बाय हर साइड उसके पास बैठकर, उसके बगल में, एन आर 1 घंटे। तो ये जो प्रेमी है वो कह रहा है। अब कह किससे रहा है ये तो यहाँ कहीं मेंशन होता नहीं, क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा साइलेंट लिसनर होता है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का कोई दोस्त हो जो उसके साथ में आया है एवलिन होप के घर और वो सुन रहा हो। तो उससे कह रहा है ये प्रेमी कि 1 घंटे उसके पास बैठो और देखो। दैट इज़ हर बुक शेल्फ, वो सामने उसकी अलमारी है किताबों की। दिस हर बेड, ये उसका बिस्तर है। तो एक एक चीज़ को डिटेल में वो बता रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है उसके रूम का। शी प्लग्ड, उसने तोड़ा था, दैट पीस, वो पीस ऑफ जेरेनियम फ्लावर। ये जेरेनियम एक पौधा होता है, कषाय मूल उसको हिंदी में बोला जाता है। सजावटी पौधा है, फूल है, मित्रता का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये जो फूल है जेरेनियम का उसने तोड़ा था। कहीं कहीं गेरेनियम भी लिखा होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। बिगिनिंग टू डाई टू, बिगिनिंग यानी शुरू हो गया है, टू डाई मरना, टू मतलब भी, वो फ्लावर भी मरना शुरू हो गया है। इन द ग्लास, तो जो ग्लास माने ग्लास भी हो सकता है, ग्लास माने कांच भी हो सकता है, तो फ्लावर वॉज भी हो सकता है कि जिसमें फूल रखे जाते हैं। तो फूलदान में रखा हुआ वो फूल भी मरना शुरू हो गया है। तो ये पैथेटिक फैलेसी कहलाती है। ऐसा लगता है कि एवलिन होप उस फूल को तोड़कर लाई थी, तो उसी के वियोग में ये फूल भी मरना शुरू हो गया है, वो भी दुखी है ना। तो जब नेचुरल चीज़ें जो होती हैं जो ह्यूमन नहीं हैं उनको ह्यूमन ट्रेट्स दे दी जाती हैं पोइट के द्वारा, क्योंकि रोना, मुरझाना, किसी की वियोग में मर जाना, ये तो ह्यूमंस का काम है ना, दुखी होना किसी की डेथ पर, किसी व्यक्ति की डेथ पर। लेकिन यहाँ पर फ्लावर भी ऐसा लग रहा है जैसे उसकी वजह से उसकी मृत्यु के वियोग में मुरझा रहा है। तो बिगिनिंग टू डाई टू इन द ग्लास, लिटिल हैज़ येट बीन चेंज्ड। लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। तो अभी कुछ भी नहीं बदला गया है। जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो कई सारी चीज़ें उसकी हटा दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उसका बिस्तर वगैरह हटा देते हैं। तो लेकिन यहाँ अभी कुछ भी नहीं बदला गया है, आई थिंक, मुझे लगता है। द शटर्स आर शट, जो शटर्स हैं यानी जो पर्दे हैं वो बंद हैं, शटर तो गिरे हुए हैं। नो लाइट में पास, बिल्कुल भी कोई रोशनी
नहीं गुजर सकती है। तो पर्दे गिरे हुए हैं या शटर जिस तरीके से भी हों, कुछ खींचने वाले वैसे भी शटर होते हैं, तो वो डाउन है शटर और उनमें से कोई भी रोशनी नहीं गुजर सकती है। सेव सिवाय टू लॉन्ग रेज, 2 लंबी किरणें, थ्रू द हिंजेस चिंक, जो दरवाजे के हिंजेस से आ रही हैं। तो दरवाजे एक साइड से तो खुला होता है और दूसरी साइड से वो चौखट पर टिका होता है। तो चौखट के और दरवाजे के बीच में जो एक लोहे की पत्ती लगी होती है, बोल्ट से कसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। हिंदी में उसके लिए कब्जा शब्द है। ये देखिए, आपको दिख रहा है सामने, ये मैं अपने कमरे की आपको दरवाज़ा दिखा रही हूँ। तो ये दरवाज़ा है, ये तो इधर अलग है, और ये देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है इस वक्त, ये हिंज है ना। इस साइड को चौखट है और दूसरी साइड को दरवाज़ा है, और बीच में जिसने दोनों को रोका हुआ है ये हिंज है, सामने जो स्टील का आपको दिख रहा है, लोहे का। तो जहाँ ये हिंज लगा होता है वहाँ पर थोड़ी सी जगह रह जाती है, चिंक यानी दरार बोल सकते हैं आप उसको। तो उसमें से बस 2 किरणें आ रही हैं, बाकी कहीं से रोशनी नहीं आ रही है। अब ये देखिए सेकंड स्टेंजा। 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की अवस्था, व्हेन शी डाइड, जब वो मर गई, 16 साल की उम्र में मर गई। परहैप्स शायद, शी हैड स्केर्सली हर्ड माई नेम, स्केर्सली माने मुश्किल से ही, हर्ड माने सुना था, माई नेम मेरा नाम, उसने मुश्किल से ही मेरा नाम सुना था। तो कहने का मतलब ये है, ये कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एज गैप था। जैसा मैंने आपको बताया कि वो 48 ईयर्स ओल्ड है और लड़की 16 साल की है। तो कहने में उसको हेजिटेशन लगा होगा, झिझक लगी होगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस लड़की को कभी पता ही नहीं चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कभी उसने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा। इट वॉज नॉट हर टाइम टू लव, इट वॉज नॉट हर टाइम यानी उसका अभी समय नहीं आया था ट्रू लव, मोहब्बत करने का, क्योंकि बच्ची ही थी भाई, 16 साल की उम्र में तो वो मर ही गई। अभी क्या है, अभी तो जल्दी सुनाई दे जाते हैं बच्चों के लव अफेयर, लेकिन पुराने समय में ना ये मोबाइल और टीवी और ये फिल्में वगैरह नहीं थी, तो बच्चे इतनी जल्दी प्रेम करना शुरू नहीं करते थे। तो अभी उसका टाइम नहीं आया था प्रेम करने का। बिसाइड, इसके अलावा, हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी, हैड मैनी अ होप एंड एम, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी होप्स थी, उम्मीदें थी, एंड एम, और उसके बहुत सारे टारगेट थे, लक्ष्य थे। ड्यूटीज़, कर्तव्य थे, एनफ, पर्याप्त, एंड लिटिल केयर्स, और ना के बराबर उसकी ज़िंदगी में केयर्स यानी चिंताएं थीं। एंड नाउ वॉज क्वाइट, नाउ स्टिल गॉड्स हैंड बेकन्ड अनअवेयर्स, एंड द स्वीट वाइट ब्रो इज ऑल ऑफ हर। अब फिर क्या हुआ, चिंताएं उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, लेकिन ड्यूटीज़ थी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, यानी 16 साल के बच्चे को थोड़े काम थमा दिए जाते हैं, तो उस तरीके से उसके पास काम थे। एंड नाउ वॉज क्वाइट, तो कभी वो शांत रहती थी, नाउ एज स्टिल यानी कभी कभी वो चुलबुलापन भी दिखाती थी। और फिर क्या हुआ, टिल, जब तक कि गॉड्स हैंड, भगवान के हाथों ने, बेकन, बेकन माने इशारा करके बुलाना अपनी तरफ, अनअवेयर्स, अचानक से, है ना, तो किसी को पता ही नहीं चला और भगवान ने अपने हाथों से इशारा करके उसको बुला लिया। एंड द स्वीट वाइट ब्रो, और स्वीट यानी खूबसूरत, वाइट सफ़ेद यानी वो बहुत गोरी है, वाइट कॉम्प्लेक्शन है उसका। ब्रो हालांकि आईब्रो को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका चेहरा, इज़ ऑल ऑफ हर, जो कुछ बचा है, यानी पूरा जो उसकी बॉडी है वो तो श्राउड में यानी कफन में लिपटी हुई है, सिर्फ उसका फेस दिख रहा है। तो सामने देखो केवल स्वीट वाइट ब्रो है जो उसका बचा हुआ है देखने के लिए। अब थर्ड स्टेंजा देखिए। इज़ इट टू लेट देन, तो क्या फिर बहुत देर हो गई एवलिन होप। वॉट, अब यहाँ वॉट शुरू होता है और ये सेंटेंस देखिए आके यहाँ ख़त्म होगा, मस्ट आई बी टोल्ड। तो ये वॉट मस्ट आई बी टोल्ड यानी मुझे क्या बताया जाएगा, यानी लोग मुझे क्या बताएंगे या मुझे क्या बताया जाना चाहिए, बाकी का बातें बीच में हैं। तो वॉट मस्ट आई बी टोल्ड ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। और बाकी की चीज़ें देखिए, योर सोल वॉज प्योर एंड ट्रू, तुम्हारी आत्मा पवित्र और सच्ची थी। द गुड स्टार्स यानी अच्छे सितारे, मेट इन योर होरोस्कोप, तुम्हारी होरोस्कोप में यानी जो जन्म कुंडली हम बनवाते हैं उसमें अच्छे सितारे थे, यानी तुम अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुई थी। कुछ लोग होते हैं ना जो उनके सितारे बुलंद होते हैं,
तो तुम्हारे जो सितारे थे वो बुलंद थे। मेड यू, तुमको बनाते थे। ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा होती है, फायर आग होती है, एंड ड्यू ओस होती है। तो जो चीज़ें जिनका हम बने हुए हैं, हम लोग फायर, वाटर, है ना, अग्नि, आकाश, जल, तो इन सारे जो पंच तत्व हैं उनसे बने हुए हैं। तो तुम्हें उनसे बनाया गया था। और अधिकता किस चीज़ की थी तुम्हारे अंदर? स्पिरिट, फायर एंड ड्यू। तो अच्छी चीज़ों की तुम्हारे अंदर अधिकता थी। एंड और जस्ट बिकॉज आई वॉज थ्राइस एज ओल्ड, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए, जस्ट सिर्फ, बिकॉज क्योंकि आई वॉज मैं था, थ्राइस एज ओल्ड यानी 3 गुना बड़ा, ये 16 साल की और वो 48 साल का, 16 48। एंड आर पास, और हमारे रास्ते, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, डाइवर्स्ड, अलग थे यानी मुड़े हुए थे, सो वाइड, इतना दूर। तो तुम्हारा रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग था। ईच वॉज नॉट टू ईच, ईच हम में से प्रत्येक, वॉज था, नॉट कुछ नहीं, टू ईच दूसरे के लिए। तो हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखता था, कोई अर्थ नहीं रखता था। मस्ट आई बी टोल्ड, क्या मुझे ये बताया जाएगा? यानी हम तुम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं थे, क्योंकि हम तुम इतने अलग थे। तुम्हारी एज 16 ईयर्स, मेरी 48 ईयर्स, है ना, हमारे सारे रास्ते अलग। तुम जो भगवान ने बनाई थी अपने हाथों से, इतनी खूबसूरत, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ देखने में। तो क्या लोग मुझे यही बताएंगे, मुझे यही बताया जाएगा? वी वर फेलो मॉर्टल्स, वी वर हम थे, फेलो मॉर्टल्स यानी जैसे इंसान होते हैं एक दूसरे के लिए, केवल नश्वर साथी इंसान थे और कुछ नहीं थे। नॉट कुछ नहीं, बिसाइड इसके अलावा हम कुछ नहीं थे। तो हम में से ज़्यादातर एक दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखते, ओनली ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो क्या हम वैसे ही थे, एक दूसरे के लिए और कुछ नहीं थे इसके अलावा? अब इस स्टेंजा को देखिए, मैंने ये मार्क भी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ उसकी उम्मीद देखिए कितना होपफुल है, कितना पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी। हमारे अंदर भी होनी चाहिए। देखिए, नो इंडीड, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर गॉड एबव, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ भगवान है, इज़ ग्रेट, वो महान है, टू ग्रांट, प्रदान करने वाला, एज माइटी, जैसा कि वो ताकतवर है, टू मेक, बनाने वाला। यानी फिर आगे की लाइन में और क्लियर होगा ये बात। एंड क्रिएट्स, और वो पैदा करता है, द लव, प्रेम, मोहब्बत, टू रिवॉर्ड, देने के लिए, इनाम देने के लिए, द लव, प्रेम को। तो क्या कहना चाहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति जो मोहब्बत पैदा हुई वो ऐसे ही नहीं हुई, भगवान ने वो पैदा की है। और भगवान ने अगर मोहब्बत तुम्हारे लिए पैदा की है मेरे दिल में, तो वो एक ना एक दिन तुम्हें मुझको देगा भी, है ना। इस जन्म में नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह पाया क्योंकि एज में बहुत डिफरेंस था, और बनावट में, हम लोगों के लुक्स में बहुत डिफरेंस था, सब कुछ अलग था, तो मैं नहीं कह पाया और तुम मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन भगवान ने यूं ही नहीं पैदा की होगी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, वो क्योंकि वो मोहब्बत पैदा करता है तो वो चीज़ हमको देता भी है ना। जैसे अगर आज आप सोचेंगे कि मुझे भविष्य में आईएएस बनना है, तो ये प्यार, आईएएस बनने की चाहत आपके अंदर पैदा हुई तो आप बनेंगे भी, भगवान आपको वो शक्ति भी देगा। तो वैसे ही अगर भगवान ने मुझे तुम्हारे प्रति मोहब्बत दी है तो तुम्हें भी ज़रूर कभी ना कभी देगा। आई क्लेम यू स्टिल, मैं क्लेम करता हूँ, दावा करता हूँ तुम्हारे ऊपर, अभी भी, तुम मर गई लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे ऊपर अपना दावा ठोकता हूँ। फॉर माई ओन लव सेक, किसकी खातिर? फॉर माने के लिए, की खातिर। माई ओन लव सेक, अपने खुद की मोहब्बत की खातिर, अपनी खुद की मोहब्बत के बेसिस पर, आधार पर मैं दावा करता हूँ कि तुम अभी भी मुझे मिलोगी। डिलेड, देर हो सकती है, डिलेड इट में बी, यानी मेरा इनाम मिलने में मुझको देर हो सकती है। फॉर मोर लाइव्स येट, अभी और कई जन्म लग सकते हैं, हो सकता है अगले जन्म में भी ना मिलो, वहाँ भी कोई ऐसा ही ग्लिच आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, हो सकता है अगले जन्म में भी ना मिलो, तो कई और जन्म मुझको तुम्हारा इंतज़ार करना पड़े, है ना। हम हिंदू लोग तो विश्वास करते हैं ना, 7 जन्म होते हैं तो किसी न किसी जन्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि दूसरे धर्मों के लोग पता नहीं
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि नहीं, यहाँ तो वही वो विश्वास कर रहा है कि कई सारे और जन्म मुझे इंतज़ार करना पड़ सकता है। थ्रू वर्ल्ड्स आई शैल ट्रेवर्स, थ्रू वर्ल्ड्स यानी बहुत सारी दुनिया, आई शैल ट्रेवर्स यानी मैं पार करूँगा। तो अभी इंग्लैंड में पैदा हुआ हूँ, हो सकता है अगली बार अफ्रीका में पैदा हूँ, इंडिया में पैदा हूँ, है ना, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हूँ। तो बहुत सारी दुनिया की मुझे सैर करनी पड़ सकती है, यात्रा करनी पड़ सकती है। नॉट अ फ्यू, कुछ थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी। मच इज़ टू लर्न, बहुत ज़्यादा अभी मुझे लर्न करना है, सीखना है, यानी विजडम हासिल करनी है। मच टू फॉरगेट, बहुत कुछ मुझे भूल जाना है। इस जन्म का हम अगले जन्म में भूल जाते हैं ना, कुछ हमें याद नहीं रहती चीज़ें, बहुत कुछ मुझे भूल भी जाना है। एयर, इससे पहले कि द टाइम बिकम, यानी सही वक्त आए, फॉर टेकिंग यू, तुमको हासिल करने का। अब देखिए 5th स्टेंजा, बट द टाइम विल कम, लेकिन वक्त आएगा, एट लास्ट, अंत में, इट विल, ये ज़रूर आएगा। व्हेन, जब, एवलिन होप, वॉट मेंट आई शैल से, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या मतलब था। इन द लोअर अर्थ, नीचे की धरती पर, यानी इस जो ये वाली लाइफ है जो नीचे की ज़मीन पर, धरती पर हम जी रहे हैं, इसका क्या मतलब था, मैं तुमको उस वक्त बताऊंगा। इन द ईयर्स, सालों में, लॉन्ग स्टिल, जो लंबे समय बाद अभी भी गुजरेंगी, आएंगी। दैट बॉडी एंड सोल, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, सो प्योर, इतनी पवित्र, एंड गे, और खुशनुमा। पहले गे का मतलब वो नहीं होता था जो आजकल होता है। गे का मतलब उस वक्त सिर्फ खुशनुमा होता था, प्लीजेंट होता था। तो तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये आत्मा इतनी पवित्र और इतनी खुशनुमा क्यों थी, ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम मुझे मिलोगी। वाई योर हेयर वॉज एम्बर, एम्बर, अंबर एक पदार्थ होता है पीले रंग का। तो तुम्हारे पीले मतलब उसके जो बाल हैं वो सुनहरी हैं, कि तुम्हारे ये बाल सुनहरी क्यों थे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। आई शैल डिवाइन, डिवाइन माने समझना, समझाना, तो मैं ये बात समझाऊंगा। एंड योर माउथ, और तुम्हारा ये जो मुंह है, ऑफ योर ओन जेरानियम्स रेड, तो जैसे जेरानियम के ये फूल लाल हैं, वैसे ही लाल लाल तुम्हारे जो माउथ मतलब जो लिप्स दोनों होते हैं वो ऐसे ही लाल लाल क्यों हैं, तुम्हारा मुंह ऐसा लाल क्यों है, इतना खूबसूरत क्यों है। एंड वॉट यू वुड डू विद मी, और तुम मेरे साथ क्या करोगी। इन फाइन, अच्छे तरीके से। इन द न्यू लाइफ कम इन द कोल्ड वंस स्टेड, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि तुम मेरे साथ क्या करना है। इन द न्यू लाइफ, नए जीवन में, कम इन, जो हमें मिलेगा, इन द ओल्ड वंस स्टेड, यानी जो पुराना जीवन है उसके बदले में। इंस्टेड का मतलब बदले में होता है, इन प्लेस ऑफ। तो इस पुराने वाले जीवन के बदले में जो हमारा नया जीवन मिलेगा, उसमें मैं तुमको सारी बातें समझाऊंगा, क्योंकि तब तक मैं बुद्धिमान हो चुका हूँगा। तुम्हें एक्सप्लेन करना मैं सीख जाऊँगा। इस जन्म में तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया। और अब देखिए स्टेंजा 6th, आई हैव लिव्ड, मैं जिया हूँ, आई शैल से, मैं बताऊँगा। तो ऊपर जैसे उसने पिछले वाले स्टेंजा में बताया, वैसे ही वो आगे कंटिन्यू कर रहा है कि उस वक्त जब मैं तुमसे मिलूँगा तो मैं बताऊँगा। सो मच सिंस देन, इतना ज़्यादा तब से, गिवन अप माई सेल्फ सो मैनी टाइम्स, गिवन अप मैंने परित्याग किया है, माई सेल्फ अपने आप का, सो मैनी टाइम्स इतनी बार, यानी कितनी बार मैंने खुद को सेक्रीफाइस किया है, कितना मैंने त्याग किया है। गेन्ड मी द गेन्स ऑफ वेरियस मैन, और गेन माने हासिल किया है, मी अपने आप को, द गेन्स लाभ ऑफ वेरियस मैन, अलग अलग लोगों के, मतलब मैंने अलग अलग लोगों में जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, वो मैंने हासिल किया है, ज्ञान हासिल किया है। ये सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा, कितना मैंने त्याग किया है, कितना मैंने हासिल किया है ना, क्या खोया क्या पाया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। रैंसैक्ड, रैंसैक माने वैसे लूटना होता है, द एजेस माने युग, तो युगों को लूटा है, मतलब मैंने विजडम हासिल की है, एक्सपीरियंस लिया है। स्पॉइल्ड द क्लाइम्स,
स्पॉइल माने भी बिगाड़ना होता है, रैंसैक और स्पॉइल ऐसे वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, हालांकि ये अच्छे सेंस में यहाँ यूज़ किए हैं, जबकि ये बुरे सेंस में ही है। रैंसैक माने लूटना होता है, स्पॉइल माने ख़राब करना होता है, लेकिन यहाँ ये दोनों ही वर्ड्स अच्छे सेंस में यूज़ हुए हैं। द क्लाइम्स क्लाइमेट के लिए वैसे यूज़ होता है, तो यहाँ अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग जगहों को, अलग अलग देशों में मैं जिया हूँ। स्पॉइल माने उन सबको मैंने देखा है, उनको हासिल किया है, उनका एक्सपीरियंस लिया है, यही वो कहना चाहता है। येट फिर भी वन थिंग, एक चीज़ इन माई सोल्स फुल स्कोप, मेरी जो आत्मा है उसका पूरा स्कोप माने पूरा विस्तार, तो एक चीज़ है जो मेरी आत्मा में, उसके पूरे विस्तार में समाई रही हमेशा। एदर आई मिस्ड और इटसेल्फ मिस्ड मी, आइदर या तो मैंने उसको मिस कर दिया या फिर इटसेल्फ उस चीज़ ने मिस्ड मी, मुझको मिस कर दिया। जैसे अभी इस जीवन में ही देख रही हो, है ना, तुमने मेरा नाम तक नहीं सुना और मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, तो मैंने तुम्हें मिस कर दिया या तुमने मुझे मिस कर दिया, डिसाइड नहीं कर सकते। एंड आई वॉन्ट एंड फाइंड यू, मैं तुमको चाहता रहा हूँ, है ना, इन सारे जीवनों में जितनी भी जिंदगियां मैंने गुजारी तुम्हारे बिना, उन सब में मैंने कुछ भी खोया, कुछ भी पाया, कुछ भी हासिल किया, कुछ भी बर्बाद किया, लेकिन एक चीज़ थी, वो थी तुम्हारी चाहत। और एंड फाइंड यू, और मैंने तुमको पा लिया। एवलिन होप, तुम्हारी चाहत कभी मेरे दिल से नहीं गई। वॉट इज़ द इश्यू, इश्यू माने आउटकम, यानी तो ये तुम्हें हासिल करने का अब क्या परिणाम होता है, लेट अस सी, आओ चलो देखते हैं। और अब लास्ट स्टेंजा, आई लव्ड यू, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी एवलिन, ऑल द वाइल, इस पूरे समय में, यानी जब तक मैं जिया मैंने तुमसे मोहब्बत की। माई हार्ट सीम्ड, मेरा हृदय लगता था, फुल भरा हुआ, एज इट कुड होल्ड, जितना वो संभाल सकता था, यानी जितनी मोहब्बत मेरे हृदय में समा सकती थी, मेरे दिल में समा सकती थी, उतनी मोहब्बत इसमें भरी हुई थी तुम्हारे लिए। देयर वॉज अ प्लेस, यानी एक जगह थी, एंड टू स्पेयर फॉर द फ्रैंक यंग स्माइल, यानी काफ़ी जगह थी और भी बची हुई थी, किसके लिए, फॉर द फ्रैंक यंग स्माइल, तुम्हारी वो जो फ्रैंक माने हमेशा रहने वाली, यंग माने युवा, स्माइल तुम्हारी मुस्कान, तो तुम्हारी मुस्कान के लिए हमेशा मेरे दिल में जगह रहती थी। एंड द रेड यंग माउथ, और ये जो तुम्हारा लाल लाल युवा मुंह था, यानी जो तुम्हारे लिप्स थे उनके लिए। एंड द ईयर्स यंग गोल्ड, और जो तुम्हारे युवा बाल थे जो कि गोल्ड जैसे थे, सोने जैसे बाल थे, सुनहरी बाल थे, उनके लिए हमेशा मेरे दिल में जगह थी। सो इसलिए हश, शांत, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दिस लीफ, ये पत्ती, टू कीप, रखने के लिए, तो उसके हाथ में एक पत्ती रख देता है। सी देखो, आई शट इट, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इनसाइड, अंदर, द स्वीट कोल्ड हैंड, तुम्हारा ये जो खूबसूरत ठंडा हाथ है, देयर, यहाँ, दैट इज़ आर सीक्रेट, ये हमारा सीक्रेट है, हमारा रहस्य है। गो टू स्लीप, अब तुम सो जाओ। यू विल अवेक, तुम जब जगोगी, एंड रिमेंबर, और जब याद करोगी कि ये पत्ती तुम्हारे हाथ में क्यों है, एंड अंडरस्टैंड, तब तुम समझ जाओगी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन तुम्हें कभी बता नहीं पाया, यानी हमारा सीक्रेट क्या था, हमारी प्रेम कहानी क्या थी, उसको तुम समझ जाओगी। अब तुम सो जाओ, अलविदा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा।